30 जून 1855। इस दिन एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी जिसका नतीजा अगर पॉजिटिव में निकलता तो शायद भारत 100 साल पहले ही अंग्रेजों के चंगुल से निकल चुका होता। जी हाँ, सही सुना आपने, आजादी शायद 90 साल पहले ही मिल चुकी होती। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसी लड़ाई तो 1857 में लड़ी गई थी, तो आखिर हमने 1855 क्यों कहा? क्या हमसे कोई गलती हुई है? जी हाँ, गलती तो हुई है, लेकिन हमसे नहीं, उन इतिहासकारों से जिन्होंने इस लड़ाई को इतना महत्व नहीं दिया कि इसे किताबों में ज्यादा जगह दी जा सके। लेकिन जिसने भी इस लड़ाई को होते हुए देखा या इसके बारे में सुना, वो यही कहेगा कि काश उस दिन हम जीत जाते। एक तरफ 60,000 संथाल थे और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की पूरी आर्मी, जिसे सपोर्ट कर रहे थे खुद मुर्शिदाबाद के नवाब, और चल रहा था संथाल विद्रोह। एक ऐसा विद्रोह जिसने अंग्रेजों को भारतीय लोगों की ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन इसी लड़ाई में अंग्रेज ये भी समझ चुके थे कि इंडिया को रूल करने का बस एक ही तरीका है, और वो है डिवाइड एंड रूल। लेकिन आखिर कैसे? कौन थे वो अपने जिन्होंने दिया था अंग्रेजों का साथ? तो हर सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। पहले समझते हैं आखिर कौन है संथाल। संथाल लोगों की एक जनजाति है जो कि 1790 तक बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 5 जिलों में रहा करती थी। अगर नक्शे की मदद से इसको समझा जाए तो ये लोग पटना के दक्षिण में कटक, दालभूम, वीरभूम, मानभूम और हजारीबाग जिले में रहते थे। लेकिन 1790 तक ही क्यों? उसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि उसके बाद उन्हें अंग्रेजों की मदद करने के लिए वहां से पुनर्स्थापित होना पड़ा। जी हाँ, सही सुना आपने, अंग्रेजों की मदद के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर संथाल अंग्रेजों की मदद कर रहे थे तो आखिर उन दोनों के बीच युद्ध हुआ क्यों? 1790 में होने वाली ये मदद 1855 तक विद्रोह का रूप कैसे ले लेती है? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 20 साल पीछे, 1770 में। ये वो समय था जब प्लासी का युद्ध हो चुका था। बंगाल के नवाब इस युद्ध को हार चुके थे और बंगाल को नया नवाब मिल चुका था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स के साथ ये समझौता किया था कि वो कलकत्ता और समुद्र के बीच की सारी जमीन को अंग्रेजों को दे रहा है और वहां से आने वाला हर रेवेन्यू पूरी तरह से उनका होगा। इस जमीन में बंगाल और ओडिशा के कई जिले आते हैं। अंग्रेजों ने कई सालों तक इन जमीनों का खूब उपयोग किया। ये जमीनें उनके रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स बन चुकी थी। लेकिन फिर आता है साल 1770 का। इस साल बंगाल में इतना बड़ा सूखा पड़ता है कि चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है और इससे प्रभावित सिर्फ भारतीय ही नहीं होते, बल्कि इसका प्रभाव अंग्रेजों पर भी देखने को मिलता है। उन्हें इस दीवानी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे थे, लेकिन 1770 का साल उनके प्रॉफिट्स को भी कम कर देता है। हालांकि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में शायद इसका इफेक्ट खत्म होगा, लेकिन ये सूखा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। शुरुआत में तो ये सूखा हर 8 में से 3 इंसानों को प्रभावित कर रहा था। उसके बाद ये हर तीसरे इंसान को प्रभावित करता है और आखिर में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग या तो भूख से मारे जाते हैं या फिर माइग्रेट हो जाते हैं। जो लोग वहां बचते हैं उनके लिए सूखे के बाद आने वाला मानसून काल बनकर बरसता है, क्योंकि वो अपने साथ मलेरिया और कालरा जैसे कई जानलेवा बीमारियां लेकर आता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की कमर टूट चुकी थी और अब उन्हें एक नया रेवेन्यू मॉडल चाहिए था, जिसे बनाने के लिए वो रुख करते हैं दामिन ई खोख की तरफ। ये राजमहल हिल्स के आसपास का जंगली इलाका है और उस समय यह इलाका ब्रिटिशर्स की दीवानी में हुआ करता था। ब्रिटिशर्स इस इलाके में जंगलों को हटाकर खेती करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने वहां रहने वाली मल पहाड़िया जनजाति से संपर्क भी किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन जनजाति के लोग किसी भी हाल में अंग्रेजों की मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो यही नहीं चाहते थे कि जंगलों को हटाया जाए। उनके इस विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने रुख किया संथाल्स का, जो कि मेनली एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड लाइफ जीते थे और 1770 के सूखे ने उन्हें भी काफी प्रभावित किया था। इन शॉर्ट्स देखा जाए तो संथाल जनजाति की तरफ से माइग्रेशन और एग्रीकल्चर लैंड एस्टेब्लिश करने की शर्तों को मान लिया गया था। हालांकि संथाल्स के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वहां जंगल हटाने का मतलब यही था कि मल पहाड़ियन जनजाति के लोगों से सीधा युद्ध करना।
जब संथाल्स वहां शिफ्ट हुए तो मल पहाड़ियां और उनके बीच कई लड़ाइयां हुई और अपनी बेटा टेक्नोलॉजी की वजह से संथाल्स को उन लड़ाइयों में जीत हासिल हुई। हालांकि संथाल्स ये नहीं जानते थे कि यही टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आगे जाकर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। संथाल्स का माइग्रेशन 1855 तक चला और 1830 में उनकी जो पॉपुलेशन सिर्फ 3000 थी वो 1850 तक पहुंचते पहुंचते 83,000 हो गई, यानी 83,000। इस बड़ी हुई पॉपुलेशन ने दो चीजों को पक्का कर दिया। पहला तो ये कि मल पहाड़ियां लोग संथाल्स के खिलाफ विद्रोह न कर पाए और दूसरा ये कि राजमहल पहाड़ियों में एग्रीकल्चर फलने फूलने लगे। आंकड़ों के अनुसार संथाल्स ने ब्रिटिशर्स को 22 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमा कर दिया था। एक तरफ संथाल्स को यह लग रहा था कि इस रेवेन्यू से हिल्स पर शांति बनी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों का लालच भी तो मौजूद था, जिन्हें ये तो नजर आ गया था कि संथाल्स उनके लिए यूजफुल साबित हो सकते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि संथाल्स अगर ग्रो करते हैं तो वो उनके लिए खतरा साबित होंगे भविष्य में। और इसीलिए कंपनी ने अपनी जमीन के लिए अपने महाजन और जमींदार नियुक्त करने शुरू कर दिए, जो कि मनी लैंडर, टैक्स कैलकुलेटर जैसी पोस्ट पर काम करते थे। इवेंचुअली ये जमीनें ब्रिटिशर्स और कंपनी की दीवानी में थी, इसीलिए भले ही संथाल्स ने उन पर काम किया था लेकिन वो उन पर अपना कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये भी थी कि संथाल्स अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ कर आए थे, इसलिए उनके पास रोजी रोटी के दूसरे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स और कंपनी इस बात को जानते थे, इसलिए 83,000 की जनता धीरे धीरे एक आर्टिफिशियल डेट ट्रैप में फंसती चली गई। वो पहले जमीन की उपज में भागीदार हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला गया और जब वो कर्ज को चुका नहीं पाए तो जिस खेत को उन्होंने बनाया था उसी में वो बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। कुछ समय तक ऐसा ही चला, लेकिन एक पॉइंट पर संथाल्स ये समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स का काम पूरा हो चुका है और अब अगर इन खेतों में उनकी मौत भी हो जाती है तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी इसी सोच ने जन्म दिया एक क्रांति को, एक ऐसी क्रांति जिसका मकसद था अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना। संथाल्स की तरफ से इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे सिद्धू और कान्हा मुर्मू। इस लड़ाई में उनके साथ 60,000 संथाल थे। विद्रोह का पहला पार्ट 30 जून 1755 को शुरू किया गया। पहले पार्ट में कंपनी के जमींदारों और महाजनों को एग्जीक्यूट किया गया। जब कंपनी को यह बात पता चली तो वो काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी संथाल्स की तरफ से विद्रोह को एक्सपेक्ट नहीं किया था। धीरे धीरे ये क्रांति बढ़ती चली गई और कंपनी के लिए इस रेबिलियन को खत्म करना एकदम जरूरी हो गया था। उन्होंने अपनी तरफ से 14th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट और 7th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के ट्रूप्स भेजे। आपको बताते चलें कि 14th नेटिव इन्फेंट्री में पठान सेक्ट को शामिल किया जाता था और 7th इन्फेंट्री में राजपूत डिवीजन था, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अपने ही लोग थे जिन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया था। हालांकि ब्रिटिशर्स की तरफ से आए सैनिकों के पास उस जमाने के हिसाब से हाई क्वालिटी गन्स मौजूद थीं, जो कि भेजी गई थी मुर्शिदाबाद के नवाब मंसूर अली खान की मदद से। किसी भी बैटल को यानी युद्ध को स्ट्रेंथ और टैक्टिक्स से जीता जाता है। कंपनी को स्ट्रेंथ तो मिल चुकी थी वेपन से, लेकिन टैक्टिक्स वाले पार्ट को कवर करने के लिए कंपनी ने ऐसा दांव खेला जिसके कारण अपने लोगों ने भी संथाल्स ट्रूप्स के खिलाफ मुखबरी शुरू कर दी। कंपनी ने कान्हू और सिद्धू दोनों पर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया। अगर कहा जाए कि ये रकम आज के समय के 1 करोड़ रुपयों के बराबर का इनाम रहा होगा तो गलत नहीं होगा। इतने इनाम ने इस विद्रोह के रहस्यों से पर्दा उठाने में भरपूर मदद की और जनवरी 1856 में जाकर इस विद्रोह को खत्म कर दिया गया। लेकिन विरोध खत्म होने से पहले कंपनी विद्रोह की ताकत को समझ चुकी थी। उनके कई लॉयल जमींदारों और महाजनों को जान से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि नुकसान तो संथाल्स की तरफ से भी कम नहीं हुआ था। 15,000 से ऊपर संथाल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। संथाल्स के कई गांवों को जला दिया गया था और कई संथाल्स हमेशा के लिए बेघर हो चुके थे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था संथाल्स के लोहारों और गवालों का, जिन्होंने छुप छुप कर संथाल्स ट्रूप्स की मदद की थी। बाद में एक्सपोज होने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। यह सब कुछ 1856 में हुआ था। लेकिन ठीक इसी समय मेरठ में भी क्रांति की आग जलने लगी थी और उसके बाद ब्रिटिशर्स को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2 साल बाद और आगे चलें तो वो ये लड़ाई जीत चुके थे, लेकिन इसके बाद से वो एक एक कदम को फूंक फूंक कर रख रहे थे। इसीलिए उन्होंने इंडिया पर टेक ओवर करने के बाद सबसे पहले संथाल्स को इकट्ठा किया और उनकी मांगों को मान लिया गया।
इन 2 लगातार क्रांतियों ने ब्रिटिशर्स को घुटनों पर ला दिया था। हालांकि वो हारे तो नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ सीख चुके थे। उनकी तरफ से संथाल्स की डिमांड्स को माना गया और एक 5000 किलोमीटर स्क्वायर की जगह संथाल्स को दी गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नियम चलने वाले थे। विद्रोह में संथाल्स का वैसे तो बहुत नुकसान हुआ था और इस मूव से उनका ये नुकसान वापस आने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। हालांकि वो इस प्रपोजल को देखकर काफी हैरान थे, लेकिन इसका एक ही रीजन था और वो था संथाल की बहादुरी, जिसने ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया था कि उनके साथ उन्हें नेचुरल रिलेशन बनाने होंगे। इस मूव को संथाल्स को बहुत तरक्की दी। आगे चलकर संथाल्स को असम के चाय बागानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी भेजा गया और उन्हें 1930 में नॉर्थ बंगाल में भी भेजा गया, जहां उनका काम था बंजर धरती को प्रोडक्टिव बनाना, जो कि उन्होंने बखूबी किया। इस समय तक उनकी जनसंख्या 2 लाख तक पहुंच चुकी थी। आज के समय में संथाल्स भारत के 6 अलग अलग राज्यों में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मौजूद हैं और अगर दूसरे देशों की बात करें तो संथाल्स की आबादी नेपाल और बांग्लादेश में मिलाकर 2 लाख है। संथाल्स देश की सबसे पढ़ी लिखी जनजातियों में से एक है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी संथाल जनजाति से ही आती है। तो दोस्तों, ये थी संथाल की कहानी। विद्रोह में अंग्रेजों को घुटनों पर लाने के बाद संथाल ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनकी इस लड़ाई और विद्रोह के बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। ऐसी बहादुरी जिसने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया हो, तो इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि संथाल्स की बहादुरी के बारे हर कोई जान सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।